नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। प्राइम डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में कमल का फूल खिला पाएगी। बीजेपी जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में अपनी ताकत अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करेगी और वह कश्मीर घाटी में भी खाता खोलने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पार्टी ने घाटी में अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई है। वह नहीं मानती कि पूरी कश्मीर घाटी का पॉलिटिकल कैरेक्टर एक जैसा है। बकरवाल और गुर्जर कम्युनिटी के लोग पिछले कुछ महीनों में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। शिया समुदाय को भी लुभाने की कोशिश पार्टी कर रही है। कश्मीर घाटी में शिया मुसलमानों की मामूली तो लद्दाख में बड़ी संख्या है। बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमानों के अलावा घाटी में दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं। बीजेपी उन्हें भी साथ लाने की कोशिश कर रही है। कश्मीर घाटी छोड़ चुके कश्मीरी पंडितों के नाम वोटर लिस्ट में डलवाने के लिए अलग कमेटी बनाई गई है। कश्मीरी पंडित जहां रह रहे हैं वहीं से उन्हें वोट डालने की इजाजत मिल सकती है। बीजेपी के नेताओं की माने तो वह इस बार कश्मीर घाटी में पहली बार चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है कि घाटी में 6 से 7 सीटें उसे मिल जाए। तो पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे मेहमानों के साथ आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर मेजर आनंद प्रकाश सनवारिया जी हैं, बीजेपी नेता हैं। हरवंश सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो चर्चा की शुरुआत हरवंश जी सनवारिया जी आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के लिए इस समय अगर कहें कश्मीर घाटी में कहीं ना कहीं जो प्लस पॉइंट होते दिख रहे हैं, जिस तरीके से हरियाणा में पार्टी ने जीत काबिज की, महाराष्ट्र में काबिज हुई, तो क्या इस बार आप जम्मू कश्मीर को किस नज़रिए से पार्टी देख रही है? विवेक जी, आपने बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ सवाल पूछा है। हमारी बीजेपी पार्टी का आपने वो स्लोगन सुना जो हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में शुरू किया था, सबका साथ सबका उत्थान, कि हर एक को साथ लेके हर एक का विकास करिए। ये हमारा मेन ध्येय है। किसी भी इलेक्शन में जाएं, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन में, चाहे एम्बेसी, चाहे असेंबली इलेक्शन में जाएं। दूसरा, उसके साथ पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है और हम कि जी हम सारे हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। और वो कांग्रेस मुक्त भारत तभी बन पाएगा जबकि सारे स्टेट्स में हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी के सरकार वहाँ पे हो पाए। तो जिस हालात से जम्मू एंड कश्मीर के उस इलाके को इन लोगों ने नेगलेक्ट किया रहा है इतने सालों तक कि वो एक मेन धारा से नहीं जुड़ पाए। मुझे ये बताते हुए फख्र होता है और ये रिकॉर्ड की बात है कि पहली बार एक आज़ाद भारत में, एक स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री 5 बार उस इलाके में होकर के आए हैं। तो उनके दिल में उन लोगों के लिए एक बहुत ही प्यार है, बहुत ही एक कसक है और वो चाहते हैं कि इसको एक विचारधारा, मेन विचारधारा में लेकर के आएँ। और ये मौका जो अभी इलेक्शन का मौका आया है जिसमें 87 सीट्स पे इलेक्शन होने वाला है, वहाँ मेरी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी हम लोग 47 से 50 सीट्स ले लेंगे। हरवंश जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके के बीजेपी सोच रही है कि इस बार जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को बुलंद किया जाए, क्या कुछ ऐसी हालांकि यहाँ पर मुकाबला आसान नहीं होता, कहीं ना कहीं दिख रहा है। कश्मीर घाटी की अगर खास तौर पर बात करें तो दिक्कत बीजेपी के लिए वहाँ होने वाली है। हरवंश जी, ये बड़ा जटिल प्रदेश है और बीजेपी अगर आज अशान्वित है तो उसका मुख्य कारण यही नहीं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में उसे भारी बहुमत प्राप्त हुआ, विजय प्राप्त हुई है, बल्कि लोकसभा के चुनाव जब हुए थे अभी देश में तो कांग्रेस को मात्र वहाँ जो है 20% वोट मिले हैं जी। बीजेपी को 32% वोट मिले हैं, पीडीपी को 20% हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगभग 11% के आसपास जो है वह 11.1% जो है बिल्कुल उनको मत हासिल हुआ है। तो इस समीकरण को देखकर अगर बीजेपी अशान्वित होती है तो ये बात समझ में आती है। 24 ऐसी सीटें हैं जो हिंदू बाहुल्य विधानसभा सीटें हैं जी। बीजेपी को पूरी आशा है कि जिस तरह विधानसभा के दौरान भारी बहुमत से वहाँ से उनको लीड मिली थी, वह अब जीत में तब्दील होगी, विधानसभा में नज़र आएगी। इसके अलावा कुछ सीटें हैं, मैं गिनवाता हूँ आपको, जो बैलेंस टिल्ट करती हैं। जी। किश्तवाड़
डोडा, भदरवा, रामबन, राजौरी और कालाकोट। जी ये किसी भी तरफ जा सकती हैं, क्योंकि जनसंख्या अगर धर्म के आधार पर देखा जाए तो संतुलन सा है। जी अब जो सेकुलर वोट हैं वो किस तरीके से बंटते हैं, और ये बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा को एक सामुदायिक वोट मिलेंगे। जी ये जो कह रहे हैं कि हम जो है घाटी में 6 या 7 सीटें जीतेंगे, 6 या 7, 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो कश्मीरी पंडित अगर उनको वोट देने का अधिकार मिलता है और वो वहाँ नहीं रह रहे, जी। बाहर से वोट डालते हैं, तो संभावना यह है कि वह जो है एन ब्लॉक वोट जो है वो भाजपा को प्राप्त होगा। जी तो उनकी सारी नज़र जो है उस पर टिकी हुई है। दूसरा, जैसा आपने अभी कहा कि जो है बकरवाल, गुज्जर, शिया समुदाय, जी जी ये बड़ी विडंबना की बात है कि जब हम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार किसी की राजनीति का जब विश्लेषण करते हैं तब तो हम आरोप लगाते हैं कि ये जो है जातिगत जो है जी वो खेल खेला जा रहा है, राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। और यहाँ जो है, यहाँ हम उस बात का जिक्र नहीं करते। यहाँ जो है वो पॉजिटिव बात बन गई हुई है जी कि बकरवाल, गुज्जर और शिया जो है वो वोट अलग तरीके से देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे और जम्मू में जो गुज्जर और बकरवाल हैं वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जी ये एक विडंबना और यानी कि बड़ा ही विसंगति जो है मैं समझता हूँ। लद्दाख जो है वहाँ से 4 सीटें हैं जी 4 में से 3 पर जो है इनको लोकसभा में जो है बड़ा लीड हासिल जो है वह हुई थी। तो यह उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ से आएंगे। यही अगर समीकरण बने रहते हैं, हालांकि मेरी अपनी जानकारी ये है कि कठुआ के क्षेत्र में जहाँ पर भारी बहुमत जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला था, जी वहाँ पर उस समय, अब आज हो सकता है स्थिति बदल गई हो, जी उस समय जो है मतदाताओं का ये कहना था कि ये लोकसभा का चुनाव अलग है, विधानसभा में आप देखना अलग तरीके से मतदान होगा। अब आज इतने 4 महीने के बाद लगभग जो है परिस्थिति कैसी है वह कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं पिछले 1.5 महीने से जो है वहाँ के संपर्क में नहीं हूँ, यानी प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं हूँ। जी तो वो क्या हालात हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस पर जो है आशा भाजपा ने जो है टिकाई हुई है। उसको अधिकार है कि वो इन समीकरणों के आधार पर यह सोचे कि उसे बहुमत प्राप्त हो सकता है। बहुमत प्राप्त अगर होता है तो उसके बाद जो है, और अगर बहुमत जो प्राप्त होता है वह इस आधार पर होता है कि जम्मू का वर्चस्व जो है वह स्थापित हो जाएगा, किसी कारण से घाटी के ऊपर जो है किसी और का वर्चस्व जो है स्थापित होगा, जी क्योंकि अकेले जम्मू से नहीं आ पाएंगे, जी जी और जगह से भी जो है कुछ समर्थन जो है लेना वो प्राप्त करना पड़ेगा। संभावना उसके बाद खतरा जो है वह यह है जो पैंथर्स पार्टी को रहा हमेशा। एक समय ऐसा था 80 के दशक में जब जम्मू में पैंथर्स पार्टी का दबदबा था, जी बिना पैंथर्स पार्टी के समर्थन के कोई नहीं जीत सकता था और खुद भी ये अच्छी सीटें जो है लेके आते थे। भीम सिंह से जो गलती हुई, पैंथर्स पार्टी से ये एक पार्टी के रूप में जो गलती हुई थी वह यह थी कि जब वह आकार उनका बड़ा हुआ, जब उनका दबदबा बढ़ा, तो वह यह सोचने लगे कि अब मुझे और बड़ा होने के लिए घाटी और बाकी जगह जो है उनको भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। जम्मू की बात वह भूल गए थे जी और उसके साथ ही उनका पतन जो है वह प्रारंभ हुआ। तो असली खेल जो है राजनीति का, अगर भाजपा को जो है बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद यह राजनीति कैसा स्वरूप लेती है यह देखने वाली बात होगी। सनवरे जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्या बीजेपी इस बार जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी या स्थानीय नेता भी उसमें कुछ अहम किरदार करेंगे? देखिए, चेहरा तो नरेंद्र मोदी जी का ही रहेगा, वो हमारे शीर्ष नेता हैं, लेकिन किसी भी लोकल लीडर्स का भी रोल कोई कहीं कम नहीं होता। यही बातें आई थिंक आपके डेस्क से ही हरियाणा के बारे में बातें कही गई थी कि जी लोकसभा का इलेक्शन डिफरेंट होता है, असेंबली का इलेक्शन डिफरेंस होता है। जैसे हमारे विश्लेषक साहब ने बताया कि जिस तरह के सीट का वर्णन इन्होंने किया, बहुत अच्छा अध्ययन किया है। मैं सिर्फ यहाँ कथुआ के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि जो हालात डॉक्टर जितेंद्र जी के उस वक़्त थे उससे भी बेटर, जिस तरह का डेवलपमेंट का काम
जितना के प्रोजेक्ट वहाँ उनको दिए हैं, हमारी बीजेपी की इमेज में ओवरऑल बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस हुआ है और हमें पूरी की पूरी उम्मीद है। और मेरे साथी ने जो डर दिखाया कि वर्चस्व कहाँ कहीं किसी का होगा, कहाँ किसी का होगा, इनका विश्लेषण बहुत अच्छा है, काफ़ी इन्होंने अध्ययन करके इसके बारे में बताया है। लेकिन हमारी नीयत, हमारी नीति एक ही है कि कहाँ से कितना भी वोट मिले, सरकार में मेजोरिटी हम आएंगे, पूरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में। डेवलपमेंट में कहीं भी किसी के लिए भी कोताही नहीं करेंगे। सब वही है कि सबका साथ लेके सबका उत्थान करेंगे और घाटी जम्मू एंड कश्मीर को भी कांग्रेस रहित करके दिखा दें। हरबंस जी, पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि वो अपने कंटेंडर के तौर पे सिर्फ बीजेपी को मानती हैं। अब ये मेरी समझ के परे है कि बीजेपी को अपना कंटेंडर कहाँ मान रही हैं। बीजेपी जो है घाटी में तो है नहीं जी। तो घाटी में कंटेंडर नहीं है। अब ये वो बात कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि उनका तात्पर्य जो है जम्मू क्षेत्र से है जी। और वो अपने आप को या बीजेपी को अपना प्रतिद्वंदी जो है वह मान रही हैं। पीडीपी का जो है डिक्लेयर्ड स्टैंड ये है कि जम्मू के लिए जब आईआईटी की घोषणा की गई तो वह इस बात का जो है, जो सेकुलरिज्म का जो आइडिया है उस पर यह बड़ा गहरा आघात था। जी। जिस पार्टी की ये सोच हो कि जम्मू को आईआईटी मिलने से जो है सेकुलरिज्म जो है किसी तरह जो खतरे में पड़ जाता है जी। तो वो जो है अपने आप को जम्मू में प्रतिद्वंदी कैसे मान सकती है किसी का, चाहे भाजपा हो। मैं ये नहीं कहता कि भाजपा प्रतिद्वंदी है जी। किसी का भी वो प्रतिद्वंदी जो है वह पार्टी जो है उस क्षेत्र में, जम्मू क्षेत्र में नहीं बन सकती जो ये कहे कि जम्मू को अगर कुछ मिलता है तो उससे जो है सेकुलरिज्म भारत का और स्टेट का जो है वह खतरे में पड़ गया है। ये हास्यास्पद बात है। सनवर, ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दौरे रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, या जो सौगातें उन्होंने लगातार दी हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, क्या आपको लगता है कि सही मायने में अब वो वक्त आएगा जिसको बीजेपी इलेक्शन में भुना पाएगी? देखिए साहब, ये जो दौरे थे इनके ऊपर कोई भी हमारे प्रधानमंत्री जी की या पार्टी की कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोई भी ध्येय नहीं था। जब वो गए वो उन परिस्थितियों में गए जहाँ के हर एक इंसान का दिल, जिसको दिल दर्द अगर हमारे हिंदुस्तानी का, हम जम्मू एंड कश्मीर हमारे लिए अभिन्न भारतीय है। बाकी वो कह रहे वहाँ के जो प्रोपेगेंडा हैं, जो बातें होती हैं, तो जो प्रधानमंत्री जी वहाँ गए तो उनके दिल में दर्द था। अभी रिसेंटली वो दिवाली मनाने वहाँ गए। आज तक कौन प्रधानमंत्री की दिवाली मतलब खुशी मनाने का मौका था, बिकॉज एक बहुत ही खतरनाक हादसे से वो पूरा स्टेट निकला था। तो कोई भी उनका इंटेंशन नहीं था कि हम कोई पॉलिटिकल माइलेज, और उस स्टेटस के आदमी का कभी ये इंटेंशन हो भी नहीं सकता कि मैं एक स्टेट के पॉलिटिकल माइलेज लेने जा रहा हूँ। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि हृदय परिवर्तन इसी को तो कहते हैं। जब हम किसी एक साथी की दुख में या सुख में जाके करते हैं तो हम उसको ये नहीं कहते कि भाई तुम हमारे साथ आ, उसके दिल में ही वो उसका आपका। तो उनके जो दौरे, उनके जो इच्छाएं रही और वो उनका एक स्टेटमेंट कि घाटी को ऊपर उठाने के लिए, अब इस यहाँ पे डिबेट हमने देखी थी, 700 कुछ करोड़ की बात हुई थी, ये दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि पैसे की कमी हम नहीं होने देंगे इनके लिए। तो वहाँ की जनता के बारे में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट वो है, उनका नरेंद्र मोदी के साथ एक सीधा संपर्क सदा है, उनके साथ एक प्यार का नाता जुड़ा है, एक घरेलू नाता जुड़ा है। चाहे वो किसी जात से हो, किसी समुदाय से हो, वो सारे भारतीय हैं और वो सारे भारतीय हमारे साथ पूरी तरह से एकजुट होकर के मतदान के दिन में वो मतदान करेंगे और हमें करीबन 50 सीटें उस इलाके में मिलेंगी। हरबंस जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से अगर हम इस समय सियासी सफ़र को देखें तो उमर अब्दुल्ला के लिए कौन सी बड़ी चुनौतियाँ इस समय आप मानते हैं? उमर अब्दुल्ला तो मेरे नज़र में इस समय एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। उनकी जो शैली है, कार्यशैली, वह संभवतः जो है लोगों को रास नहीं आई। नीयत उनकी अच्छी है, लेकिन प्रजातंत्र में अकेली नीयत जो है वह जो है इंसान की, किसी राजनेता की मदद नहीं करती। किस तरीके से आप डिलीवर करते हैं, कैसे उसकी मॉनिटरिंग करते हैं,
आपने जो है सेक्रेटेरिएट में बैठे आदेश दे दिए, आदेशों का किस हद तक पालन होता है, कैसे होता है, यह जो है महत्वपूर्ण बात होती है। इनके लिए सबसे बड़ा जो है वो खतरा जो है घाटी से ही आया है। जी जम्मू में वैसे भी इनका जो है कोई विशेष स्थान नहीं था। नहीं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 80 के दशक में जब चरम सीमा पर पहुंचा था इंदिरा गांधी और फारूक अब्दुल्ला, तब नए नए बने थे मुख्यमंत्री, उनके बीच टकराव जब हुआ था, तो उसके उपरांत जब विधानसभा के चुनाव वहाँ कराए गए, मैं चुनावों में नहीं गया था, चुनावों के बाद मैं अपने गांव गया था, तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया था कि जी ये चुनाव नहीं हुए थे, असेंबली के चुनाव नहीं थे, यह रायशुमारी थी। जी क्योंकि घाटी ने एक तरफ वोट दिया था जी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और पूरे जम्मू क्षेत्र ने जो है वह कांग्रेस को वोट दिए था, भाजपा का सफाया हो गया था। तो वह जो स्थिति तब थी अब नहीं है। जी अब लोगों के मन में कुछ और आकांक्षाएं हैं, समस्याएं कुछ और भी हैं, और वह चाहते हैं कि अलग तरीके से जो है प्रशासन चलाया जाए। जो अब्दुल्ला परिवार का जादू था वह भी कम होता दिखाई दे रहा है। गंडरबल से उमर अब्दुल्ला का जो है हटना, जी एक बड़ा यह चिंता इस का बात विषय का संकेत है कि यह परिवार अब यह मान चुका है कि अपने गढ़ में अब हमें खतरा है। है। जी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिस बुरी तरह से जो है उन्हें शिकस्त मिली अभी लोकसभा के चुनाव में, जी वह जो है एक ट्रैजिक बात भी है, क्योंकि हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, उनको जिस मर्जी नज़रिए से हम देखें, लेकिन है तो वो एक करिश्माई नेता। जी लोगों को लुभाने की कला जो है उनको आती है, लोगों के साथ जो है कम्युनिकेशन करने का तरीका जो है, सलीका, वह भी उनको बड़े अच्छे से आता है। लेकिन उसके बावजूद वह अपनी बात जो है लोगों तक नहीं कह पाए, उन्हें नहीं समझा पाए, यह चिंता की बात तो है। और ट्रैजिक हीरो किसको बोलते हैं? ट्रैजिक हीरो यही होते हैं जी कि जिनका फॉल होता है, फिर उनमें गुण होते हैं, जी लेकिन कोई ना कोई ऐसा दोष भी होता है जिस दोष के कारण जो है उसका पतन होता है जी संभवतः। यानी कि मैं जम्मू क्षेत्र का हूँ, संभवतः जब कोई विश्लेषण करता हूँ तो उसमें जम्मू की पटुता जो है वह अलग अधिक होती है, लेकिन जो है इस परिवार का पतन जो है, और इसके साथ यह भी नज़र आता है कि इस पतन के साथ साथ एक नया निज़ाम ही नहीं आएगा, संभवतः लोगों में एक नई सोच आएगी, नए तरीके से जो है वह देखना चाहेंगे। उसमें बहुत सी अन्य बातें जो है वह भी जुड़ी होंगी। जी वह ना तो हमारे पास वक्त है और ना ही मेरा ख्याल है कि जी, जी। यह इस समय यह फोरम है कि उस पर जो है विस्तार से बातचीत की जा जी। सके। सनवारी- लेकिन चुनौतियां बहुत अधिक हैं जो हमें इस समय दिखाई नहीं दे रही। जी सनवारी जी, आपके पास आना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए ये सही वक्त है, जिस तरीके से देखा जाए फारूक और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, तो कहीं ना कहीं ये जो समय है बीजेपी के लिए काफ़ी अहम रहेगा। पीडीपी एक पार्टी जो कहीं ना कहीं देखी जा रही है आपके साथ टक्कर में, क्या बीजेपी के लिए सही वक्त होगा इस बार वहाँ पर कम बैक करना? बिल्कुल। देखिए साहब, ये तो कि सही वक्त होगा, वक्त तो एक तय किया इलेक्शन कमीशन ने। जी और आपकी बात के सही वक्त के, यस, ये हमारे लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट समय है इलेक्शन में जाने का। और हम तो इलेक्शन के लिए कहीं पे भी हमेशा के लिए तैयार रहते हैं, हमारी ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेटिक पार्टी है। अभी हरबंस जी ने एक बात बताई कि उनकी नीति पे इन्होंने कोई शक नहीं है, शायद उनकी नीति पे कुछ परेशानी रही। मैं तो यहाँ कहूँगा कि अब्दुल्ला जी की जो नीयत और नीति दोनों ही पे मुझे शक रहा है। मुझे क्या, सबको ही शक रहा है। अब वो विपत्तियों में भी, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनके घर टूटे हैं मैं उनको डायरेक्ट पैसे भेजूंगा, उन्होंने कहा अरे नहीं भाई, ये तो बहुत गलत काम। तो उनकी तो नीयत भी खराब है, नीति भी खराब है। और बड़े अब्दुल्ला साहब, जिनको कि ट्रेजिक किंग कहते हैं, कि वो उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ किए थे पार्लियामेंट के समय में, मैं रिपीट नहीं कराना चाहता। तो वो है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो भर चुके हैं उस मुताबिक से। तो ये समय हमारी पार्टी के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। और सारी घाटी, चाहे वो वैली है चाहे दूसरे इलाके हैं, इस वक्त
उन्होंने ये महसूस किया है कि कोई पार्टी अगर हिंदुस्तान में है तो एक बीजेपी पार्टी है जो उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए तत्पर रहती है। और उनका मुखिया प्रधानमंत्री सारे हिंदुस्तान का होता है, मेरी बीजेपी का नहीं है, वो हमारे शीर्ष नेता हैं। तो अब घाटी में लोगों के घरों में नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर अपने आप उनके कर्मों की वजह से, उनके प्यार की वजह से हुआ है। और ये सबसे उपयुक्त समय हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकलाप के द्वारा पैदा किया और हम पूरा बहुमत के साथ में ये इलेक्शन जीत के उनको मेन धारा से जोड़ देंगे। हरबंश जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके की परिस्थिति हालांकि पीछे रही है, जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर कुछ पार्टियों ने ये मांग उठाई थी कि चुनाव को और थोड़ा देरी से करवाया जाए। जिस तरीके का वहाँ पर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए तैयार है? जम्मू तो मेरा ख्याल है कि तैयार था जी। किसी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं था। घाटी के बारे में मुझे शंका है जी। क्योंकि जिस तरीके की वहाँ तबाही हुई है, वो उसे देखते हुए एक मन में शंका ज़रूर उठती है कि क्या इसको टाला नहीं जा सकता था? क्या कोई 2 महीने आगे नहीं किया जा सकता था? लेकिन अब इस पे बहस करना जो है वो अर्थहीन है जी। क्योंकि फैसला तो हो चुका है, चुनाव तो अब होने हैं और जैसे भी है वो उसका सामना जो है पार्टियों को भी करना पड़ेगा और लोगों को भी जो है वह करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ मैं एक और चीज़ कहूँगा। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की जब असैसिनेशन हुई है जी। उसके बाद दंगे भी हुए हैं, लेकिन दंगों से अधिक श्रीमती इंदिरा गांधी की असैसिनेशन से जो सिम्पथी वेव पूरे देश में थी उसका लाभ तो कांग्रेस ने भी उठाया था जी। और यहाँ अगर यह स्थिति आई है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बैकफुट पे है जी। बाढ़ के कारण ही, तो अगर कोई दूसरा दल जो है उस परिस्थिति का लाभ उठाना चाहता है तो वो उठाएगा, उस पे जो है उसे मना नहीं कर सकते। वो तो कर्ण का भी जब जो है रथ का पहिया जो है वह फंसा हुआ था तो अर्जुन ने भी नहीं छोड़ा था उसे जी। तो ये तो राजनीति जो है जहाँ हार और जीत का सवाल होता है वहाँ वह चलती है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि यह चुनाव जो है एक तो लीगल बाइंडिंग भी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग थी कि इस समय से पहले जो है वो होना चाहिए, अदरवाइज़ एक और अमेंडमेंट करके जो है फिर जो है चुनाव को आगे टालना पड़ना था। उस परिस्थिति से बच गए। तो जो भी है उसे सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। सनवारी जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार कहीं ना कहीं कैंपेन को एक दिशा देने की शुरुआत की है, पहले से एक मिशन बीजेपी लेके चल रही है कि इस बार जो है पूर्ण बहुमत बीजेपी जम्मू कश्मीर में लेके आएगी। अब पार्टी के नज़रिए से कौन सी ऐसी 2 या 3 बड़ी स्ट्रेटजिक पॉइंट देखते हैं जिससे बीजेपी को और आसानी वहाँ पर होगी इस बार बहुमत लेने में? देखिए साहब, जैसे मैंने बताया कि हम कोई स्ट्रेटजिक पॉइंट्स में इलेक्शन में वो जो चीज़ें हैं खेलने के मुताबिक, हमारा मकसद है कि हम जनता के साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं। और ख़ास करके अब ये हालात है, हालांकि अभी हरबंश जी ने बताया कि फ़ायदा उठाएगा कोई ना पार्टी, ये नेचुरल प्रोसेस है सिचुएशन कि एक गवर्नमेंट जो वहाँ थी वो फेल हो गई पूरी तरह से और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से किया। मैं उस मुद्दे पे ना जाते हुए आजकल के हालात को देखते हुए सारा का सारा माहौल, कोई भी पॉलिटिकल गिमिक्स ना यूज़ करते हुए उन चीज़ों में कि हम उन पॉलिटिकल गिमिक्स में नहीं जाते हैं जहाँ के कुछ बातें हैं कि जातिगत बातें करो, कुछ करिए। तो जिस तरह का डेवलपमेंट जम्मू, हर एक कोई अभी वोटर जो है बड़ा समझदार हो गया है। उस जमाने के वोटर नहीं हो गए कि वो स्वे डबे हो जाएंगे। वो देख रहे हैं नेशनल जो हमारी राष्ट्रीय सरकार है उसकी डेवलपमेंट, उसके काम जो कुछ कर रहे हैं। काफ़ी लोग हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं, ये नहीं हुआ, लेकिन हर एक वोटर को पता चलता है कि यस, इनकी नीयत और नीति बिल्कुल साफ है। और वो नीयत और नीति हमारी उस आखिरी आदमी को मद्देनजर रखते हुए जो लाइन के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है उसके डेवलपमेंट के लिए की जा रही है। तो पूरी जम्मू एंड कश्मीर के लोग
इस तरह से कन्विंस हुए हैं, हमें कोई स्ट्रेटेजिक प्लान यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उनका प्यार, अफेक्शन हमें इतनी बहु मात्रा में मिलेगा। पिछली बार तो जैसे भी विश्लेषक जी ने बताया, हमें 33% वोट मिले थे। अब की बार हम कभी उनसे बहुत ज़्यादा वोट में जा करके अपनी जीत को हासिल करेंगे। हरबंश जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू कश्मीर से लगाव कहें या जुड़ाव कहें, जिस तरीके से सियाचिन वो पहुंचे, कहीं ना कहीं एक किस्म से बाढ़ प्रभावितों से उन्होंने मुलाकात की है, क्या आपको लगता है कि जो इस बार का जो तालमेल है कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता को ज़रूर बीजेपी के और पक्ष में खड़ा करेगा? एक तो मुझे एतराज़ है जुड़ाव और लगाव पर जी मैं नहीं समझता कि जुड़ाव है या लगाव है। जी यह विशुद्ध जो है एक एजेंडा जो है उसको परस्यू करने वाली बात है। जी सियाचिन जाना, वहाँ सभी जाते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनता है वह जाता है। इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे आदमी जो है वो भी वहाँ गए, जी जिनको हम बड़ा कमज़ोर जो है वह मानते हैं, वह कमज़ोर आदमी भी वहाँ गया। एंटनी डिफेंस मिनिस्टर, उनका भी बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, वह भी वहाँ एक बार नहीं कई बार वहाँ होके आए। तो ये जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो आज के प्राइम डिबेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कल किसी और अहम मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।